प्यारे बच्चों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत इस विषय को लेकर हम 7 बार मिल चुके हैं और अब 8वीं बार मिल रहे हैं और इस विषय को लेकर, इस पाठ को लेकर अंतिम बार मिल रहे हैं। मैंने पिछले विवरण में आपसे जिक्र किया था 2 प्रमुख विदेशी यात्रियों का। सल्तनत काल में आए हुए विदेशी यात्रियों की बात अपन कर रहे थे ना। तो एक तो इब्न बतूता था और दूसरा अब्दुल रज्जाक था। उसके बाद में कुछ और लोगों के नाम भी हमें लेने चाहिए। तो एक तो वो नाम आपको याद रखना चाहिए, मार्को पोलो का, जिसके बारे में कहते हैं, अब यूरोप वाले ही कहते हैं कि वो आधुनिक भूगोल का पितामह था। वेनिस का रहने वाला था और अपने पिता, चाचा और लोगों के साथ वो विश्व की यात्रा पे निकला। छोटे कम समय के लिए निकला, जितनी हो जाएगी उतनी ठीक है। 1274 में वो चीन का जो मंगोल शासक था कुबलाई खां, उसके दरबार में पहुंचा। और जब वो लौट रहा था उधर से वापस, तो अंडमान द्वीप पर पहुंचा और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट से इसने अपनी आगे की यात्रा की और फिर वो वहाँ से वो यूरोप गया। उसके विवरण में हमें ये सूचना मिलती है कि यूरोप के लोगों की रुचि भारत के साथ व्यापार करने में थी। उसका विवरण ये बताता है, उसका जो यात्रा वृत्तांत है मार्को पोलो का, वो भारतीय तट से और यूरोप के तटों तक समुद्री व्यापार तेज कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करता है। तो हमें देखना चाहिए मार्को पोलो को भी। एक निकोलो कोंटी था, 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत आया। उसने भी श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, चीन यहाँ की यात्रा की और 25 वर्षों तक, अपने जीवन के 25 वर्ष देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन अपना एक हट होता है, अपनी एक जिद होती है अपना लक्ष्य पूरा करने की। और आप भी अपने जीवन की यात्रा में ही हो, आपने भी कोई न कोई लक्ष्य तय कर ही रखा होगा। इन यात्रियों जैसी जीजी विशा रखा करो, तब मंजिल हाथ आएगी। तो खैर, मैं कह रहा था कि वो वापस लौट रहा था तो वो अरब में कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथ पड़ गया। इसकी बीवी को, भाई ये समझो कि इसे अपनी बीवी को और 2 बच्चों को खोना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाना पड़ा। किसी तरह से वो रोम पहुंचा तो वहाँ जो पोप था उसके सामने गया कि देखो, मुझसे मैंने ये खोया है और मुझसे ये भूल हुई कि मैंने अपना जो ईसाई मत था वो छोड़ दिया। मैं वापस आना चाहता हूँ, आप यदि मुझे उस पाप से मुक्ति देंगे तो आ जाऊँगा। पोप ने कहा, बेशक हम आपको मुक्ति देते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि आप अपने यात्रा विवरणों को लिखेंगे। उसने कहा कि मैं ज़रूर मेरे अभियान का वर्णन करूँगा। तो इस आदमी ने अपने अभियान का वर्णन किया और पोप का जो सेक्रेटरी था, जिसका नाम था पोगियो ब्रेसियोलिनी, उस ब्रेसियोलिनी ने लैटिन में उसके विवरण को लिखा। और उसका जो यात्रा विवरण है वो भारतीय संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो विजयनगर के देवराय सेकंड के समय का कुछ विवरण हमको देता है। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। एक और यात्री था लुडोवियो दुआर्ते बारबोसा, 1500 से लेके 1516 तक। वो कोचीन में एक पुर्तगाली ऑफिसर था, तो नौकरी तो कर ही रहा था, लेकिन उसने अपना विवरण लिखा
एन अकाउंट ऑफ कंट्रीज एंड देयर इनहेबिटेंट, और उसमें भी विजयनगर साम्राज्य का विवरण है और कुछ और बातें भी उसने भारत के बारे में कही है। तो यह क्या है कि जो विवरण है मध्यकालीन भारतीय जो इतिहास है, जिसे संघर्षकालीन भारतीय इतिहास भी कहा जाता है, इसका जो पहला भाग है सल्तनत काल, उस काल में इतिहास लेखन में काम आने वाले जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनका एक ब्रीफ अकाउंट मैंने आपके सामने रखा। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी इसमें रुचि बने। यदि आपकी इतिहास के स्रोतों में रुचि बन गई, यदि आपकी इतिहासकार में रुचि बन गई, तो निश्चित रूप से इतिहास पढ़ने को आप एंजॉय करेंगे। आप इतिहास के भीतर तक जा सकेंगे, आप इतिहास की आत्मा को समझ सकेंगे, आप इतिहास के उद्देश्यों को समझ सकेंगे। इतिहास क्यों लिखा जाता है, क्यों लिखा जाना चाहिए, और एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आप व्यक्तिगत रूप से इसमें क्या योगदान कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ जो अभी लिखने से छूटा हुआ है। वो छूटा हुआ लिखने का काम आप लोगों का है। इतिहास को आप मनोयोग से पढ़िए। जहाँ आपको ये लगे कि हमें इस बारे में बड़ों से बात करनी चाहिए, ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जिनका इतिहास के बीच रहने का अनुभव हमसे कुछ ज़्यादा है, ऐसे लोगों से बात कीजिए। आप लोग उनसे सीखिए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि इतिहास की खाल तक तो ठीक है, लेकिन उस खाल के भीतर कैसे पहुंचा जाता है। तभी आपको ये समझ में आएगा कि इतिहास किसी राजा के महल का या उसके युद्धों का या उसके समय विभिन्न लोगों द्वारा लिखे हुए वैभव का ही नाम नहीं है। इतिहास उन लोगों के जीवन का भी नाम है जिनको बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपनी किताबों में जगह नहीं दी। अपने कलम को उन्होंने गौरवान्वित नहीं किया आम आदमी का इतिहास लिखकर। आम आदमी किन विश्वासों के साथ जीता था, आम आदमी क्यों पेड़ की पूजा करता है, आम आदमी क्यों चींटियों को आटा डालने जाता है, आम आदमी ने कब अपने जो मिट्टी के बर्तन थे उनको धातु का बना लिया, आम आदमी ने कब अपने खाने पीने के ढंग में और एक तहजीब को शामिल किया, आम आदमी ने कब विज्ञान के बारे में सोचना शुरू किया, आम आदमी कब सभ्यता की बात करते करते संस्कृति की बात करने लगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में यदि आप विचार करेंगे, जिनके बारे में आप सोचकर पढ़ेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इतिहास के बहुत ही नहीं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो जाएंगे। और निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं कोई ऐसा स्थान मिलेगा जीवन में
जहाँ से दूसरे लोग भी आपसे लाभान्वित होंगे और आपके निजी जीवन में भी इतिहास पढ़ने का अनुभव बहुत अच्छे अच्छे निर्णय करवाएगा। तो आप लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।